नमस्कार, मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और 9 दिनों तक देश में रहती है इसकी धूम। ऐसे में आप भी त्योहार जोरों शोरों से मनाइए, लेकिन इसके साथ साथ इस नवरात्र पर ये भी जानिए कि निवेश से समृद्धि की ओर आप कैसे बढ़ सकते हैं। कौन सी वो 9 बातें हैं जिसका निवेश के दौरान आपको रखना है ख्याल। साथ ही जानिए आपके लिए समृद्धि वाले 9 फंड भी। और हमारे साथ इस नवरात्रि स्पेशल मनी गुरु में हमारे 2 एक्सपर्ट्स शामिल हो चुके हैं। उनका परिचय करा दें। वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और फिनपिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। हेमंत जी और प्रबलीन दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और आप दोनों को भी नवरात्र के इस पावन पर्व की बहुत शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम नवरात्र की जब बात कर रहे हैं, नवरत्नों की जब बात कर रहे हैं, तो निवेश कैसे, कौन से 9 रत्न हैं जिसका हमें ख्याल रखने की जरूरत है। बहुत ही नटशेल में हेमंत रुस्तगी सर, सबसे पहले आप बताइए कि जो हम समृद्धि की बात करते हैं निवेश में, वो नवरात्र में कैसे आ सकती है। जी स्वाति, बिल्कुल जैसे हम नवरात्रि की बात करें तो 9 अलग अलग दिन हम दुर्गा माँ के अलग अलग जो रूप है उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से आई थिंक ये जो 9 रत्न हम बात कर रहे हैं निवेश की, वो हर जो रत्न है वो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है, हमें मदद करता है कि हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो भी हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए अचीव करना चाहते हैं, वहां तक हमें कैसे पहुंचाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए शायद हम इनको कह रहे हैं कि निवेश के 9 रत्न। तो ब्रॉडली मैं बता दूं, शुरुआत सबसे पहले कि अच्छे से आप बचत कीजिए और निवेश कीजिए। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान दीजिए। तीसरा, अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए। चौथा, एसेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए। 5वां, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। और छठा जो होगा वो होगा अपने जो एक कहते हैं ना डिसिप्लिन, अपने प्रोसेस में हमेशा बना के रखिए। और 7वां होगा कि आप बेसिकली अपने डिसीजन मेकिंग में आप पार्टिसिपेट कीजिए। और 8वां होगा कि हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। और 9वां होगा कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करें, वहां पे इन्वेस्टमेंट पे जो टैक्सेस हैं उसका ध्यान रखें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में कि हमारे हाथ में कितना हो। तो 9 के 9 रत्न, जैसा मैंने पहले कहा, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। और इस समय पर प्रबलीन, निवेश की नींव क्यों रखनी चाहिए? माता के जो दिन होते हैं, इसको इतना ज्यादा ऑस्पिशियस क्यों माना जाता है? अगर मैं छोटा सा रिप्लाई आपसे लूं। जी नमस्कार स्वाति। बिल्कुल एक अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो बहुत ऑस्पिशियस डेज हैं ये। एंड आई थिंक जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं और हम वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी शुरुआत अगर इस टाइम पे की जाए, एंड शुरुआत के साथ साथ अगर कोर्स करेक्शन भी की जाए स्वाति, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि आई थिंक ये 9 दिन कहीं ना कहीं हमें डिसिप्लिन, फोकस की तरफ लेके जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम जो बुरी आदतें हैं उनसे दूर हटे। सो आई थिंक ये सब हमें अपनी रियल लाइफ में और अपनी इन्वेस्टमेंट्स में भी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सो आई थिंक इससे बेहतर टाइम तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल, तो ये है बहुत ही बेहतरीन समय अगर आपको निवेश की करनी है शुरुआत, तो यहां से अब कीजिए आप निवेश का शुभ लाभ। यही हमारी कामना आपके लिए भी रहती है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब जरा समझते हैं, जैसा हेमंत जी आपने शुरुआत में बोला था कि बचत और निवेश तो बिल्कुल एक शुरुआती स्टेप होता है हेमंत जी, किसी भी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी का। आपके पास पैसे आते हैं, आप उसको थोड़ा बचाते हैं और उस बचत से आप निवेश करते हैं। कहीं उल्टा ना हो जाए कि आप पहले खर्च कर दें, फिर जितना बचा है उसको निवेश कर दें। तो सही तरीका क्या है इसका? जी स्वाति, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि आपको बचत करना और इन्वेस्ट करना बहुत ही वाइसली, बहुत ही समझ के साथ करना है। और देखिए, हम सभी की इनकम है, किसी की रेगुलर इनकम है, किसी की इनकम जो है कभी समय समय पे आती है, कभी थोड़ा गैप के बाद आती है। तो हमें पता रहता है कि हमारी इनकम कितनी है, तो वो तो हमें पता है। लेकिन दूसरा, वो इनकम का हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, वो खर्चा कैसे कर रहे हैं, क्या उसमें स्कोप है कि हम सेव कर सकें, बचत कर सकें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने प्रोसेस में आप बजटिंग रखिए। ये थोड़ा सा सुनने में बोरिंग लगता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि आप अपनी इनकम पे ध्यान रखिए और आपके खर्चे क्या है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इंपॉर्टेंट है कि आप नॉर्मली हम क्या करते हैं,
खर्चा करते हैं और जो बचा तो फिर बचा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो कमी आती है हमारे इन्वेस्टमेंट में। जबकि सही तरीका है कि अपनी इनकम में से आप पहले जो बचत करना चाहते हो वो पैसा निकालिए और फिर अपना खर्चा कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका भविष्य में भी ध्यान रहेगा और आज पे भी ध्यान रहेगा। और दूसरी बात, ये शुरुआत में ही नहीं, आगे जाके भी आपको मदद करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आप इनकम का कुछ ऐसा बचत करते रहें और कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में काफी प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सही शुरुआत होगी किसी भी निवेशक की। तो एक शुरुआत होने भर की देर होती है और जितनी जल्दी वो शुरुआत हो जाए उतना ही बेहतरीन है आपके निवेश के लिए। तो प्रबलीन, कैसे ये एक जल्द शुरुआत किसी के निवेश के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है? अगर आज ही से आपने निवेश की शुरुआत की तो आने वाले कई नवरात्रों के लिए आप वेल्थ क्रिएट कैसे कर सकते हैं? जी जी स्वाति, अभी जैसे हेमंत जी ने बताया कि आपको अपनी बजटिंग करनी है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हमें करनी चाहिए और जितनी जल्दी हम कर सके उतना अच्छा है। ये मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ स्वाति। अगर आज कोई 25 साल के हैं और वो सोचते हैं कि 55 साल तक मुझे निवेश करना है और आज वो अपनी बजटिंग करके थोड़ी रकम अगर हर महीने निकाल पाए, मान लीजिए 10,000 रुपए निकालते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करते हैं, तो वो करीबन 30 साल में 3.5 करोड़ का कॉर्पस उस 10,000 की SIP से 12% रिटर्न क्रिएट कर लेंगे। यही अगर कोई निवेशक सोचे कि हमारा खर्चा ज्यादा है, बचत कर नहीं पा रहे हैं और कोई सेविंग्स नहीं है और वो सोचते हैं मैं 35 साल में शुरुआत करूं, तो सिर्फ 10 साल के डिले से जो वो 55 तक कॉर्पस क्रिएट करेंगे स्वाति, वो जो पहले हमारे निवेशक ने जो कॉर्पस क्रिएट किया है उसका सिर्फ 28% होगा, यानी कि काफी कम, ओनली 28%। और अगर कोई और सोचता है कि अभी ठीक है, बहुत टाइम है और समय लगा के बहुत नवरात्रि निकाल दी और आपने इन्वेस्टमेंट्स की अपनी शुरुआत नहीं की, मान लीजिए आप 45 ईयर्स में शुरू करते हैं और आपके पास 55 साल तक का समय है, तो जो पहले निवेशक की अपेक्षा आप सिर्फ 6.5% कॉर्पस जमा कर पाएंगे। यानी कि हर साल जितना आप डिले करते हैं, हर डेकेड के साथ आपको काफी भारी नुकसान पड़ता है, बिकॉज आपकी कंपाउंडिंग वहां हर्ट होती है। एंड बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है स्वाति कि कोई बात नहीं, आगे चल के हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम काफी अच्छे से निवेश कर लेंगे। जो कॉर्पस 10,000 से शुरुआत करके बन सकता है, सेम कॉर्पस के लिए 45 इयर्स में अगर आप करेंगे तो आपको 1.5 लाख की SIP करनी होगी 10,000 की अपेक्षा, यानी कि 15 टाइम्स। यानी कि आप जितना शुरुआत जल्दी करें, जितनी जल्दी चाहे इस नवरात्र में कर लीजिए उतना अच्छा है, बिकॉज वहां पे हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल। तो ये 3 इन्वेस्टर्स हैं, जिसने 25 साल से शुरुआत की, जिसने 35 से शुरुआत की, जिसने 45 से शुरुआत की। तो 55 साल की उम्र तक वही 10,000 की SIP आपको अलग अलग सालों तक, 55 साल की उम्र तक कितना पैसा कमाकर दे सकती है, वो आपके सामने उदाहरण है। इसे जितना जल्दी निवेश करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना कम SIP से बड़ी रकम इकट्ठा कर पाएंगे। आपके मन में है करोड़ों कमाने हैं तो जितना देरी करेंगे तो SIP भी तो उतनी करनी पड़ेगी, इसलिए इसका बात का ध्यान रखिए। अब जो ये टारगेट सेट करना है हेमंत जी, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमने जल्द निवेश की तो बात की, लेकिन उसमें जल्द निवेश में अगर आप लक्ष्य ही सेट नहीं किया, आप बिना किसी गोल के रास्ते पे जा रहे, पता नहीं कि रुकना कहां पर है, तो वो शायद कोई फायदा नहीं होता है। तो ये टारगेट बनाया कैसे जाए, कैसे समझ में आए कि मेरा गोल ये है इन्वेस्टमेंट का? इस वक्त आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको फायदा है। लेकिन ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पैसे को डायरेक्शन मिले, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डायरेक्शन मिले, और कहीं ना कहीं ऐसा तरीका होना चाहिए देखने का कि आप उस दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो गोल सेटिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सभी के लक्ष्य होते हैं शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप लाइफ के किस स्टेज पे हैं। आपको इमरजेंसी फंड बनाना हो सकता है, या आपके बच्चों की फीस, स्कूल की फीस वो देनी हो सकती है। मीडियम टर्म में घर खरीदना है या कहीं वेकेशन के लिए जाना है, वो शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म दोनों में हो सकता है। लॉन्ग टर्म में बच्चों की हायर एजुकेशन और रिटायरमेंट। तो आई थिंक ये गोल्स हैं, उनको डिफाइन करना इसलिए जरूरी है कि उनको डिफाइन करने का मतलब ये है कि आप सभी को एक समय देंगे कि मेरी रिटायरमेंट कब होगी, बच्चों की एजुकेशन कब होगी, घर कब खरीदना है, और उसके बाद एक टारगेट बनाएंगे। और जितने भी लॉन्ग टर्म के जो हमारे जो गोल्स हैं उसमें इन्फ्लेशन आपको लेना पड़ेगा,
क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन नहीं लेंगे तो आप देखेंगे कि जितना पैसा आपको चाहिए और जितना आप एक्यूमुलेट करेंगे उसमें बहुत बड़ा गैप होगा। तो वहां पे आप इन्फ्लेशन लेंगे और फिर अपना लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कि हर गोल के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, किस तरह की मेरी इन्वेस्टमेंट हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम गोल बनाते चले ताकि हमें पता चले कि कितना पैसा हमें सेफली इन्वेस्ट करना है, कहां पे हम रिस्क ले सकते हैं, जो आई थिंक लॉन्ग रन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए। बिल्कुल, तो गोल बनाना जरूरी शॉर्ट टर्म का हो सकता है, मीडियम टर्म का हो सकता है, लॉन्ग टर्म का हो सकता है, और कोई भी गोल सेट करने के बाद इन्वेस्टमेंट जर्नी और भी ज्यादा सीमलेस हो जाती है। आपको मालूम चल जाता है कि आपको किस चीज के लिए निवेश करना है। तो ऐसे में प्रबलीन, एक टारगेट सेट करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उस लॉन्ग टर्म के जो यूजुअली जो टारगेट्स होते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये टारगेट बेस्ड जो हमारी प्लानिंग होती है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है? जी, जैसे अभी हेमंत जी ने बड़े अच्छे से समझाया कि हमें हमारे पास जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम कंबाइन करके अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। हमारे पास होराइजन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, और हमारे पास एस्टिमेटेड अमाउंट होना चाहिए, और उसको हमें इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है स्वाति। और हम सबके पास क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस हैं कि महीने का हम एक सर्टेन अमाउंट ही इन्वेस्ट करते हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस हैं हम उनको अप्रोप्रिएटली इन्वेस्ट कर पाए। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म का यहाँ पे गोल उठाएं, मान लीजिए आज आपके बच्चे को कॉलेज जाना है, तो आप एक 10 लाख महीने के साल के हिसाब से अगर हम लेके चलें तो मान लीजिए आपको 40 लाख का एक कॉर्पस चाहिए। बट ये गोल अभी आपका 15 साल दूर है। 11% की अगर हम एजुकेशन इन्फ्लेशन लगाएं तो यही टारगेट हमारा बन जाता है करीबन 2 करोड़ आज से 15 साल बाद। अब वहां पे स्वाति अगर हमने सही चुनाव नहीं किया, हमने ये तो देख लिया कि लंबे समय का है और हमें इन्फ्लेशन भी हमने देख लिया, पर अगर अब हमने वहां पे सही इन्वेस्टमेंट की जो हमने जो चॉइस की है अगर वो गलत हो जाती है और हम एक 7% के प्रोडक्ट पे डाल देते हैं, तो हमें महीने के करीबन 60,000 इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अब ऐसा हो सकता है कि हर के पास 60,000 ना हो निवेश करने के लिए और उनके दूसरे भी गोल्स होंगे, पर अगर यहाँ हम इक्विटी मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करते हैं तो आप करीबन 38,000 की एसआईपी के द्वारा सेम गोल को अचीव कर सकते हैं 12% रिटर्न्स। तो यहाँ पे जो आपका एक 22,000 का अमाउंट है वो फ्री हो जाता है स्वाति, बिकॉज आपकी जहां पे एक 60,000 की इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ एक गोल पूरा हो रहा था, वहीं सही होराइजन समझते हुए और रिटर्न्स की पूरी जो गणित है उसको समझते हुए हम एक 38,000 की एसआईपी से अपना काम चला सकते हैं, और बाकी के जो हमारे 22,000 है वो हम किसी और गोल की तरफ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने रिसोर्सेज को ज्यादा एफिशिएंटली यूज किया है और हमने कम निवेश करके अपने गोल को अचीव किया, क्योंकि ये गोल लंबे समय का था और वहां पे हम मार्केट्स का और वोलेटिलिटी का रिस्क उठा सकते थे। बिल्कुल, तो एक लंबी अवधि के गोल के लिए इक्विटी सही होता है, जैसा प्रबलीन ने एग्जाम्पल भी दिया। वही अगर आप फिक्स इनकम से उस गोल को साधने की कोशिश करेंगे तो पैसे आपको ज्यादा लगेंगे, क्योंकि डेफिनेटली उसमें जो रिटर्न है वो कम मिलेगा। महंगाई का भी ख्याल रखना है, पढ़ाई के मामले में एजुकेशन इन्फ्लेशन का भी ख्याल रखना है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि ध्यान में रखने की जरूरत है अपना टारगेट सेट करते समय। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के नवरत्न फंड भी आपके सामने रखने वाले हैं हम, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। निवेश के नौ रत्न, इस पर चल रही है खास चर्चा नवरात्र के इस पावन अवसर पर। हमारे साथ है प्रवीण बाजपेयी और हेमंत रुस्तगी, उनसे हम बात कर रहे हैं। हेमंत जी, अब जो हम अलग अलग एसेट क्लासेस की जब बात करें, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, इसको अपने पोर्टफोलियोज कैसे जाए? इक्विटी तो कई बार बहुत अच्छा कर रहा है, उसके बाद हमें लग रहा है कि डेट में भी कुछ मौके बन रहे हैं, गोल्ड तो चमक दिखा ही रहा है क्योंकि फेस्टिव टाइम तो है ही। किसी एक एसेट में ज्यादा हम ना इमोशनली इन्वेस्ट कर लें और फिजिकली भी इन्वेस्ट कर लें, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखें? जी स्वाति, बिल्कुल। आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं वो है एसेट एलोकेशन, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अलग अलग एसेट क्लासेस, चाहे वो डेट हो, इक्विटी हो, गोल्ड हो, उसमें आप किस तरीके से निवेश करें। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए हर जो एसेट क्लास है उसका बिहेवियर डिफरेंट मार्केट सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंट होता है, उनका जो रोल है आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल अलग होता है। तो जब हम शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करते हैं, और इसीलिए जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम
जब गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, तो जब हम टाइम होराइजन डिफाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे ये भी डिफाइन होता है कि हमारे पास उस गोल को पूरा करने के लिए कितना समय है। यानी हमारा जो फोकस है वो कैपिटल प्रोटेक्शन पे हो या ग्रोथ पे हो या दोनों पे। तो उसमें क्या है, जैसे शॉर्ट टर्म में अगर हम पैसा लगाते हैं तो आपको डेट और डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट क्यों देखनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको पैसा चाहिए, आपके पास उतना समय नहीं है कि आप उसको रिस्क ले सकें, तो ऑब्वियसली ऐसे में आपको इक्विटी से दूर रहना है। फिर अगर हम मीडियम टर्म की बात करें, जहां हम चाहते हैं कि डेट से थोड़ा बेटर रिटर्न मिले लेकिन उतना एक्सपोजर भी ना हो इक्विटी का जितना रिस्क इक्विटी में लेते हैं, तो फिर आप हाइब्रिड में जाते हैं, जिसमें हाइब्रिड में भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। इक्विटी कितना प्रोपोर्शन हो, डेट कितना प्रोपोर्शन हो, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो फंड मैनेजर के पास। और लॉन्ग रन में क्योंकि हमारा फोकस, जैसे हमने पहले भी बात की, आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है और वहां पे इक्विटी जैसी एसेट क्लास है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो, अपना टाइम होराइजन डिफाइन करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको मदद करता है कि आपका जो एसेट एलोकेशन है वो अपने आप सामने आ जाए। उससे आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मिलती है और जैसा मैंने कहा कि हर एसेट क्लास का आपके पोर्टफोलियो में, आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में अलग अलग रोल है। तो ये जो हमारी कभी कभी गलतियां होती हैं कि हम मार्केट मूड देख के डेट में डालें, इक्विटी में डालें, फिर उससे निकल जाए या फिर कोशिश करें कि फिर से वापस आ जाए, ये जो चीज है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि एसेट एलोकेशन में 90% रिटर्न आपका सिर्फ इसलिए मिलता है आपको क्योंकि आपका एसेट एलोकेशन सही है। ये इंश्योर करता है कि आप हर समय पे आपका जो सही एसेट एलोकेशन हो, जितनी एक्सपोजर डिफरेंट एसेट क्लासेस में चाहिए वो आपके पास हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी निवेशक के लिए अगर उनको इन्वेस्टमेंट सक्सेस पानी है कंसिस्टेंटली। बिल्कुल। और प्रवीण, इसी एसेट एलोकेशन में अगर हम डेट और इक्विटी दोनों को देख लें, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे ये एक पोर्टफोलियो के दो ऐसे पिलर्स हैं जिनका पोर्टफोलियो में साथ में काम करना भी जरूरी है। इक्विटी ग्रोथ है, डेट से स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, लेकिन उसको सही मात्रा में रखना बेहद जरूरी है। तो वो एक प्रपोर्शन कहे या एक्सपोजर कहे, क्या उसको डिफाइन किया जा सकता है? जी स्वाति, कई बार हम लोग मैक्रो पिक्चर भूल के बहुत माइक्रो एनालिसिस करने लग जाते हैं। और अभी जैसे हेमंत जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि एसेट एलोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ जो राइट प्रोपोर्शन है उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी इन्वेस्टर ने मान लीजिए 10% इक्विटी में लगाया है और 90% डेट में, और उनको 12% के रिटर्न इक्विटी ने दिए और 7% डेट में, तो भी उनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स है वो सिर्फ 7.5% निकल के आता है। अगर उनने 50% लगा के चला है तो उनका जो पोर्टफोलियो रिटर्न है वो 9.5% हो जाएगा। यही अगर उनका इक्विटी का एलोकेशन करीबन 80% है और डेट का 20 है, तो जाके उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स 11% होगा। बट यहाँ पे जो पॉइंट एम्फेसिस जिस पे मैं देना चाहूंगी स्वाति, वो ये है कि अगर हमने 10% के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया और हम मान लीजिए उस 10 जो शुरुआत में हमने बोला कि 10% आपने इक्विटी में लगाया, 12 की जगह अगर आपने वहां 15 या 20% कमा लिया, तो भी जो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स हैं वो 7.8 से लेके 8.3% तक ही बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ 10% का निवेश किया है। सो जो परसेंटेज एलोकेशन है आप उस पर फोकस करिए, सिर्फ बेस्ट फंड ढूंढते रहने की मतलब चेज पे उससे निकलना जरूरी है। राइट परसेंटेज एलोकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। और एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टैक्सेशन का है। अब जब से अब बजट भी आया उसके बाद भी कई फंड्स के टैक्सेशन में बदलाव हुए। हम तो कैपिटल गेन्स को उसके बाद शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में लोगों को लगा कि भाई क्या हो रहा है। तो ये जो टैक्सेशन का पूरा जो अब सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए हेमंत जी कुछ बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस जगह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस ऑप्शन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर टैक्स एफिशिएंसी है कि नहीं। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग्स, जहां पे रिटर्न आपको एश्योर्ड मिलते हैं लेकिन रिटर्न कम है, और एक दो कुछ ऑप्शन को छोड़ के आपको टैक्स देना पड़ता है, तो आपकी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो काफी कम है और लॉन्ग टर्म में आप इन्फ्लेशन को बीट करने में स्ट्रगल करेंगे। जब आप लॉन्ग टर्म की स्पेशली बात करें, ऐसे समय की बात करें जहां पे आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो एक तो सही एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी जो ऑप्शंस है वो कितने टैक्स एफिशिएंट हैं। तो इसीलिए आई थिंक चाहे आप इक्विटी की बात करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात करें, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले बजट में टैक्सेशन बढ़ गया, फिर भी एसेट क्लास की अगर आप पोटेंशियल देखें और अभी भी जो रेट्स हैं टैक्सेस के
वो आपको मदद करते हैं कि आप ट्रेडिशनल ऑप्शन के मुकाबले में ना कि सिर्फ रिटर्न अच्छा पाए, जबकि पोस्ट टैक्स रिटर्न भी आपका अच्छा होगा। हमारे लिए एज निवेशक के तौर पे पोस्ट टैक्स रिटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे हाथ में रहता है। ग्रॉस रिटर्न हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी निवेशक के लिए कि आपके जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनमें रिटर्न कितनी टैक्स एफिशिएंट। बिल्कुल। और प्रवीण, जो इनफैक्ट इन्वेस्टर्स भी होते हैं वो भी मोमेंटरी देखते हैं कि एफडी के रिटर्न अभी अच्छे मिल रहे हैं तो एफडी में पैसे डाल दो, इक्विटी के रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं एक्विटी में डाल दो, लेकिन वो पूरा जो एक पोस्ट टैक्स रिटर्न वाला जो पूरा एक सिस्टम है उसको शायद नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो कैसे इसमें चुनाव करें? जी, अगर हम फिक्स्ड इनकम की बात करें स्वाति, तो अगर आपने किसी बैंक के फिक्स्ड एफडी में अपना पैसा रखा है, मान लीजिए आपको 7% मिल रहा है और आप 30% टैक्स स्लैब में हैं, तो पोस्ट टैक्स आपका 30% कट जाता है, यानी कि आप 4.9% रिटर्न ही कमा रहे हैं। और इस महंगाई के दौर में अगर हम 6% की इन्फ्लेशन लेके चले तो बेसिकली आपने इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं किया है। पर मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं, हम कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही चाहते हैं, तब भी मेरे ख्याल से टैक्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने वहां पे डेट फंड्स का भी चुनाव कर लिया और आपका 2 साल का होराइजन है मिनिमम, तो वहां पे आपका 30% के मुकाबले 12.5% की टैक्सेशन है। तो वही अगर आपने 60% डेट में कमाया है तो पोस्ट टैक्स भी आप 6.13% कमा रहे हैं, तो कम से कम आप इन्फ्लेशन को मैच तो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमारी टैक्सेशन है उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना बहुत क्रूशियल हो जाता है, ताकि इफ नथिंग एल्स हम सेफ इन्वेस्टमेंट्स में भी एटलीस्ट इन्फ्लेशन को मैच या हल्के फुल्के अमाउंट से बीट कर पाए, अगर आप टोटली इक्विटी में नहीं भी जाना चाहते हैं तो। एब्सोल्युटली। और एंड ऑफ द डे जो आपका पूरा जो एक इन्वेस्टमेंट जर्नी है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन से चलें। आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो उसको जारी रखें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। हेमंत जी, क्या कहते हैं आप इस पर? जो धैर्य और अनुशासन है वो कई बार मिसिंग हो जाता है इन्वेस्टमेंट से, तभी हम ग्रीड और फियर से कई बार अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोक भी देते हैं। बिल्कुल, आपकी डिसिप्लिन हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमने शुरुआत में बात की थी गोल बेस की, तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन लाता है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो गोल के ऊपर। आपको पता है कि मेरी रिटायरमेंट आज से 20 साल दूर है, आज मार्केट में क्या हो रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वो डिसिप्लिन होगा। दूसरा, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे भी जैसे हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक हमारे देश में अभी एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी जैसा हमने शुरुआत में बात की कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसमें आप डिसिप्लिन कैसे लेंगे? आप कमिट करते हैं कि हम हर महीने इतना पैसा इन फंड्स में इस तारीख को लगाएंगे। तो दोनों तरफ से, एक तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो आपके टाइम होराइजन में डिसिप्लिन रखता है, दूसरा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जहां पे आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हो, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन आप अपने निवेश को कंटिन्यू करते रहेंगे। मार्केट में जब भी उतार चढ़ाव होगा, इनफैक्ट आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर लेवल पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो दोनों एस्पेक्ट डिसिप्लिन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा कि हमारे गोल्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं, और जब तक वो डिसिप्लिन नहीं होगा हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। हाँ, एंड वेरी क्विकली प्रवीण, कैसे पिछले 2-3 सालों में, अगर पिछले कुछ सालों के एग्जाम्पल हम ले तो उसके जरिए हम समझ सकते हैं कि जो डिसिप्लिन है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में? जी बिल्कुल स्वाति, डिसिप्लिन, पेशेंस और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आप पेशेंस रख के आगे फ्यूचर के लिए रिटर्न्स को देखें। अगर कोई निवेशक 2016 सितंबर से एसआईपी कर रहे होते, मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में और मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में, तो 3 साल बाद उनके रिटर्न्स कुछ ऐसे होते 5.5% और नेगेटिव 2.6%। तो वो जाहिर है हताश हो जाते बाय सितंबर 2019। बट अगर वो वहां पे संयम बनाते और 2020 तक पहले कंटिन्यू करते, तो 4 साल बाद उनके रिटर्न्स अगेन 5.5% के करीब होते दोनों इंडेक्स फंड में, जो हमारे बेंचमार्क 2 इंडस्ट्रीज हैं। पर अगर वही निवेशक वहां पे डिसिप्लिन और पेशेंस दिखाते, तो 5 साल बाद यानी कि 2021 सितंबर तक उनके रिटर्न्स निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में 19% होते और 23.5% होते मिड कैप इंडेक्स फंड में। तो यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि आपको उतार चढ़ाव, दुख सुख में बने रहना है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में पेशेंस रखना है स्वाति, जो हम लोग अक्सर नहीं रखते हैं। एंड मेरे ख्याल से नवरात्रों के दिन डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत बखूबी सिखाते हैं, सो उसी चीज को हमें फॉलो करना है। जी
बिल्कुल। और जाते जाते हेमंत जी और प्रवीण दोनों से 1 बाय 1 मैं आऊंगी। जल्दी से आपके फंड कौन से हैं जो आप रेकमेंड करेंगे, आपके नवरत्न फंड्स? जी स्वाति, आई थिंक अगर हम इक्विटी की बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तीनों सेगमेंट में इन्वेस्ट करना जरूरी है। या तो आप लार्ज कैप या तो इंडेक्स फंड में, मिड कैप में, स्मॉल में अलग अलग इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी निवेशक के लिए उसको रीबैलेंस करना मुश्किल होता है। तो मैं कुछ ऐसे फंड्स की बात कर रहा हूँ जो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देते हैं और डिफरेंट सेगमेंट में एक्सपोजर देते हैं। तो मल्टी कैप में हम 3 फंड्स की बात कर रहे हैं। कोटक मल्टी कैप की बात कर रहे हैं, एचएसबीसी मल्टी कैप की बात कर रहे हैं और एचडीएफसी मल्टी कैप। और लार्जर मिड कैटेगरी में हम बंधन को, मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड और एचडीएफसी लार्जर मिड। और फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हम देख रहे हैं, इन्वेस्को फोकस फंड, आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप। तो ये कुछ फंड्स हैं मुझे लगता है जो डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में जिनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, जिनको कंसिडर किया जा सकता है। और प्रवीण, आपके पसंदीदा फंड्स? स्वाति, मैंने डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिवाइड किया है। सो इक्विटी में मेरी पसंद है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। आप बीएसपी का ले सकते हैं, किसी और फंड हाउस का भी। निपॉन का मल्टी कैप फंड, उसके अलावा यूटीआई का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड या किसी और इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं सेम स्टाइल से। एंड टाटा का स्मॉल कैप फंड। हाइब्रिड में पराग पारेख का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एंड एसबीआई का बैलेंस्ड एडवांटेज। डेट में एचडीएफसी का कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड बंधन का पैसिव फंड जो कि 2032 की मैच्योरिटी का है। एंड फाइनली एक इंटरनेशनल फंड जो आप मोतीलाल के थ्रू नास्डैक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारे एक्सपर्ट्स के 9 रत्न फंड जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस निवेश से समृद्धि की ओर बढ़ें। धन्यवाद करेंगे हेमंत जी और प्रवीण आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।